बात करते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स की। तो बायो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बायो है और स्टैटिक्स। तो क्या लिखा शुरू से देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है ना। बायो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रिज बिटवीन साइंस एंड बायोलॉजी। साइंस और बायोलॉजी के बीच में ब्रिज अच्छा होना चाहिए, मैथ और बायोलॉजी के बीच में, है कि नहीं? मुझे लगता है ऐसे। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी बायोलॉजिकल इवेंट्स। यानी कि बायोलॉजी में जो भी इवेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर घटा बढ़ा, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है कितना नहीं, तो इसमें नंबर की जरूरत पड़ती है और नंबर के लिए हमें फिर स्टैटिस्टिक्स, हर एक इवेंट को हमें नंबर बताना पड़ता है कितना, तब सामने वाले पता पड़ता है एग्जैक्ट हाँ इतना, कि वर्ड्स में नहीं बता सकते कि इतना, है ना। मेडिकल ट्रायल्स यानी कि जब मेडिकल में कुछ हम लोग ट्रायल करते हैं, वहाँ पर भी बायो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। कोरोना आया था, कोरोना में लोग ट्रायल कर रहे थे, वहाँ पे भी देख रहे थे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर ये वैल्यू सही आ रही है एवरेज तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं आ रही है ना। एंड हेल्थ डेटा, जो हेल्थ डेटा होता है, यानी कि हेल्थ डेटा मतलब जो भी हेल्थ के लिए हम लोग डेटा निकालेंगे या उस पर कुछ काम करेंगे, तो उसमें भी हम लोग बायो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग डिसीजंस फ्रॉम डेटा थ्रू नंबर्स। यानी डेटा को नंबर से रिप्रेजेंट करना, खाली बोल नहीं देना कितने लोग हैं, क्या हुआ, कितने लोगों का आराम, 5 लोग, ऐसे नहीं करना। आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है कि एग्जैक्ट बताओ सही से तरीके से, समझ पा रहे हैं? इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल रिसर्च, अब इसमें कहाँ पे काम में आता है बायो स्टैटिस्टिक्स। तो एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, इफेक्टिवनेस कितना है, यानी कितना असरकारक है मेडिसिन, उसमें हम लोग इसको देखते हैं। दो लोगों को ग्रुप बना दिया, एक को ये मेडिसिन दी, एक को ये मेडिसिन दी, दोनों का हम एक बायो स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिक्स का यूज़ करेंगे और दोनों में देखेंगे किसका रिजल्ट अच्छा जाएगा। मीन के करीब जिसका रिजल्ट अच्छा जाएगा तो ये मान के जो सब में असर कर रही है, तो जिसका मीन से इधर जाएगा तो सोचने में मजबूर कर देगा कि क्या बात है कि इतना क्यों असर आया, अंतर क्यों आ रहा है। और पब्लिक हेल्थ में भी जरूरत पड़ती है, जैसे एपिडेमिक महामारी जो है फैल रही है, तो महामारी फैल रही है तो उसमें पता करेंगे किस रेट से फैल रही है, किस रेट से लोग खत्म हो रहे हैं, ये सब पता करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन रेट का पता करेंगे, किस रेट से लोग लगवा रहे हैं, सही लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, मतलब कितने लगवा रहे हैं कितने नहीं लगवा रहे हैं, सही लगवाएंगे, ये सब चीज़ें। बायोलॉजिकल रिसर्च में भी जरूरत पड़ती है, जीन्स स्पीसीज में, एवोल्यूशन में कभी और ऐसा भी होता है कि दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को मिला करके हम लोग कोई रिसर्च करते हैं। जैसे कौन होता है वो होता ना घोड़ा गधा खच्चर, हाँ खच्चर, तो उस तरह से पेड़ों में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अमेरिकन पेड़ को लिया, इधर का पेड़ लिया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। जैसे हम ही लोग हैं, आप कोई शादी कर ले अमेरिका में जाकर, तो बच्चे में डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, तो वैसे ही आपके लिए तो अडॉप्ट करने को खैर थोड़े हाँ देखते हैं। रोल इन क्लिनिकल स्टडीज एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो बायो स्टैटिस्टिक्स का क्लिनिक में और हॉस्पिटल में क्या रोल है। तो इन क्लिनिकल ट्रायल्स इट इंश्योर्स दैट रिजल्ट आर रिलायबल, यानी कि अगर हम लोग उसका स्टैट्स कर लेंगे तो हम बता देंगे कि रिजल्ट रिलायबल है, और अगर नहीं करेंगे तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सब में मैथ की जरूरत पड़ेगी सही बताने के लिए एक्यूरेसी। ऊपर अगर सैटेलाइट भेजेंगे तो वहाँ पर भी सही जरूरत पड़ेगी, अगर 1 सेकंड का दो तो सैटेलाइट नहीं पहुँचेगा। वैसे यहाँ पर भी कि हर चीज़ में, तो एग्जाम्पल है हाउ इफेक्टिव इज ए न्यू ड्रग। अब रिसर्च को नया दिया, 2 लोगों को बांट दिया, ए में और बी में, है ना, और देखा दोनों में क्या है, या एक को पुरानी दवा दी और एक को नई दवा दी, दोनों को रिसर्च करके देख रहे हैं भाई कैसे क्या हुआ। तो इससे क्या होगा, फिर दोनों का हम लोग स्टैट यूज करेंगे, स्टैट्स, और उसके बेस पर बताएंगे क्या है। लेकिन उसमें एक और पॉइंट आता है रिसर्च, जो आगे पढ़ो, यानी कि पहले 2 ग्रुप को दिया जाएगा, फिर रिसर्च करा जाएगा, रिसर्च को लिखा जाएगा, रिसर्च लिखने के बाद फिर रिजल्ट निकाला जाएगा, और रिजल्ट निकालते समय स्टैट्स का यूज फाइनल। इन हॉस्पिटल इट हेल्प्स इन पेशेंट डेटा मैनेजमेंट, और डेटा को मैनेज करने के लिए भी यूज में आता है
स्टैट्स का यूज़, कितने लोग आए, आज एवरेज बताओ कितने लोग आए, कल कितने आए, इस महीने कितने कम हो गए, पिछले महीने में इतने एवरेज थे, आज इस महीने कम हो गए, किस महीने में कौन से लोग ज़्यादा आते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब नंबर में बताने थोड़ी पता लिखा ज़्यादा आते हैं बस, अरे कितने आते बता ना। रिसोर्स एलोकेशन में कितने परसेंट कोई मशीन काम कर रही है, डिफिशियंसी होती है और एक एफिशिएंसी होती है। डिफिशियंसी क्या होती है, एक और वर्ड होता है कॉमर्स में जिसमें उसकी क्षमता जो होती है लगातार कम होती जाती है, क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में एक और वर्ड होता है रिग्रेशन, ऐसे कुछ बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डिफिशियंसी। तो वो क्या होता है, मशीन ले जाओगे 1 लाख की कार लाए, या अगले दिन वो 1 लाख की कार जो है 90,000 की हो जाएगी, और महीना बीतते बीतते वो 70 के पर चली जाएगी, है ना। पहले आते ही वो सस्ती हो जाएगी। तो ये लिखा गया है। अब आ गया टाइप्स ऑफ डेटा। अब यहाँ पे बात करी गई है, अच्छा पहले ऊपर दे देते हैं, हाउ इफेक्टिव इज ए न्यू ड्रग इन हॉस्पिटल, इट हेल्प्स पेशेंट डेटा मैनेजमेंट। पेशेंट मतलब डेटा मैनेजमेंट मतलब ये भी है कि हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, हम स्टैट्स बना के रखेंगे, आगे कोई नया रोग आया तो हम देखेंगे इतना ये इफेक्टिव थी, तुरंत नजर आ जाएगा, अब वहाँ फिर हमने कैलकुलेशन करना है, तो हम सब बना के रखेंगे और आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो उस रिजल्ट को देख करके हम कोई नई मेडिसिन बनाने की कोशिश करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है कि मेडिसिन जो हैं वो कितनी यूज में आ रही है, बेड्स कितने यूज में आ रहे हैं, मैक्सिमम यूज में आ रहे हैं, पकड़ा 2 दिन तक बेड खाली, तो ये हमें देखना है कितने दिन बेड खाली रहता है। यहाँ पे स्टार्ट से होता है कि महीने में अमूमन बताओ, एवरेज बताओ कितने दिन बेड खाली रहता है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बिकती है ना। जो मोड की बात आती है, मीन मीडियन मोड में बताया कि ये मेडिसिन ज़्यादा बिकती है ना। क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका रोल है। आगे देखते हैं इसमें, ये उसकी फाइल ना वर्ड क्या बोलते हैं, काट दिया, हाँ एल काट दिया, एल काट दिया, कैसे बंद होगा, बटन होना चाहिए इंटरेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि स्टैट्स में किस तरह के डेटा की जरूरत पड़ेगी या बायो में। तो क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। क्वालिटेटिव डेटा यानी जेंडर बेस्ड, मेल है फीमेल है, क्या कलर है इंसान का, इन सब के बेस पर हम लोग बात करते हैं। क्वांटिटी में क्या होता है, नंबर बेस्ड पर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी देखते हैं वो किस कैटेगरी का है, यानी कि जेंडर में क्या है, मेल है फीमेल है, कलर, वेट, साइज। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा की बात करते हैं। एक होता है होल नंबर वाला, जैसे कि 5, 10, जैसे पूछा जाए कि बताओ कितने पेशेंट आए तो 5.5 तो बोले थे, 5 आए 10 आए, और कोई पूछे वेट कितना तो बोल देगा 65.5 है, हाइट बोल देगा, हाइट नहीं ठीक है ना, हाइट बोल देगा। अब इसमें देखो लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या है, यही था ना, दूसरा तो नहीं है, नहीं। इसमें बताया गया है किसको क्या कहते हैं। नॉमिनल में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, नॉमिनल कैटेगरी में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, जैसे ए बी ओ, कोई ग्रुप ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ नाम है बस। दूसरा होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर होता है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कैसे पेन लेवल माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये होता है। इंटरवल, इक्वल इंटरवल होता है, नो टू जीरो, यानी कि कभी भी जीरो नहीं होता। अगर कोई कहे टेम्परेचर 0 है तो भी टेम्परेचर है, कुछ सेल्सियस होता है, हाँ माइनस को तो, यानी कि कभी टेम्परेचर ना नहीं होता। ये ना हो सकता, मैं दवा दी नहीं, असर किया, ये ना हो सकता, लेकिन टेम्परेचर कभी भी ना नहीं होगा। रेशियो होता है, टर्म ट्रू जीरो होती है, इसकी वजह एब्सोल्यूट रेशियो, वेट का, एज का, है ना, ये सब का रेशियो भी होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा सोर्स का कहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके पहले कि हम लोग स्टैट्स लगाएं, डेटा कलेक्ट करेंगे तभी तो हम स्टैट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ यही बताएगा कि आपके पहले में यही है कि डेटा कलेक्टेड बाय वन सेल्फ, या तो खुद आप कर लो, सेकेंडरी डेटा सोर्स क्या हो सकता है, दूसरे भी ले लो, कहीं से लेना, वो वेबसाइट, डेटा सच एज रिपोर्ट, बुक्स, वेबसाइट्स, इनमें से कहीं से डेटा उठा करके आप काम कर सकते हैं। अब डेटा अब कैसे कलेक्ट करा जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, नथिंग बाय डायरेक्टली वॉचिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ वॉच कर रहे हो, वॉच करके ऑब्जर्व करके लिए अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ,
काउंटिंग बैक्टीरिया इन लैब, आप देख रहे हो कि अगर ये पेशेंट आता है या कुछ ऐसा कुछ काम होता है तो कितने बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चनरीज हो सकती हैं, क्वेश्चन कर सकते हो भाई ये फॉर्म भरो और भर के बताओ हमें क्या आया, क्या आपको लग रहा है, उस हिसाब से हम लोग डेटा को इकट्ठा करेंगे। इंटरव्यू ले सकते हैं, ओरल क्वेश्चन कहते हैं, वो क्वेश्चन रिटन है। सर्वे करा सकते हैं, लार्ज ग्रुप का भेज देंगे, भी सब लोग का सर्वे करेंगे घर घर जा करके। तो इसमें ध्यान रखना है कि डेटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। हम स्टैट्स करने से पहले हमको एक्यूरेट डेटा चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल अगर स्टैट्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक हॉस्पिटल की फील्ड में डेटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। अब इसमें आगे चलते हैं, फिर करना हो जाए, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल के मेथड कैसे होते हैं? स्टडिंग द इंटायर पॉपुलेशन इज ऑफन इम्पॉसिबल। हम कहें कि कोरोना फैला, सबको इकट्ठा देखेंगे, नमूना लेंगे सबका, नमूना समझ ना, ट्रीटमेंट करेंगे इकट्ठा सबका, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? सैंपल लेना पड़ेगा, उसको सैंपल को लेकर हमें सब पे काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं पोर्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है कि हर एक को मौका मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई कोरोना का जो इलाज था सबको सब मौका मिला था, सैंपलिंग सबकी हुई थी बात को, लेकिन ये सैंपल नहीं था, वो बात की चीज है ना, लेकिन इसके बाद सबको मिलेगा। सिंपल रैंडम अब लॉटरी निकाली जाएगी, किसको होगा किसका नहीं। देखो सैंपल निकाल रहे हैं, तो पहला क्या था सैंपल में? पहला था इसमें कि हर एक को मौका मिलेगा, सब लोग सबको में ग्रुप ले लिया, ये इधर का है, ये इधर, दो ग्रुप बना दिया। दूसरा क्या है कि हमने लॉटरी लगाई। ऐसा करते क्यों? ताकि पार्शियलिटी ना हो सकता है हम ऐसे लोग को चूज करने जो हमें लगता है हम अच्छे से काम कर ले जाएंगे, इसमें हम इसमें स्टैट्स का काम कर पाएंगे, ये नहीं करना। आपको हर तरह के पेशेंट को लेना है ना। स्ट्रेटिफाइड, डिवाइड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में बदल के भी डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। इतने एज के यहाँ रहेंगे, ओल्ड यहाँ रहेंगे, यंग यहाँ रहेंगे, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लस्टर भी कर सकते हैं, है ना, होल ग्रुप को लेकर के भी कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप को लेकर के भी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एवरी परसेंट, यानी कि हर एक 10वां% को लेके कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप आया 10 आ जाओ, 10 वाला फिर 10 वाला आ जाओ, इस तरह करके सबको बुला सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी कि इसमें नो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व। तो कन्वीनियंस, यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, उसमें सबको संभावना की चांस थे, लेकिन अब हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। इसलिए अवेलेबल सब्जेक्ट्स, है ना, और पॉजिटिव होना चाहिए, सेलेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स और केस नेगेटिव, तो ये कर सकते हैं। पर फिर है डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले दिखाएंगे ये डेटा था, उसके बाद स्टेट्स यूज करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट करना यूज करते हैं। तो डेटा प्रेजेंटिंग डेटा इन ए सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, यानी कि डेटा कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। टेबलर प्रेजेंटेशन में होता है, डेटा टेबल हो सकता है, जैसे यहाँ देखो दिखाया गया है। 0 से 10 कितने लोग थे? 10 लोग थे, और 11 से 20 कितने लोग हैं? ऐसे बताया गया फिगर के फॉर्म। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी इतने एज के 4 लोग, इतने एज के 6 लोग हैं, इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा सकता है जो हम पढ़ते हैं स्टैट्स में। काउंटिंग हाउ ऑफन ईच वैल्यू ऑफर, यानी कि 19 साल वाले 19 साल का वैल्यू है, 19 साल के कितने हैं कौन करना। अब सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ग्राफ की जरूरत पड़ती है, तो ग्राफ के थ्रू भी ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? बार ग्राफ हो सकता है, हिस्टोग्राम ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, स्कैटर प्लॉट हो सकता है, ये ग्राफ होते हैं। तो जैसे बार चार्ट का डिस्कस करते हैं जब डिफरेंट डिसीज हो अलग अलग टाइप, उसके इसमें लोग करेंगे आमतौर पर। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं? कंटिन्यूस डेटा, जैसे इसके बाद 4 के बाद 5 क्लोज हो गया, 5 के बाद 6 क्लोज हो गया, वजन मान लीजिए। पाई चार्ट में क्या कर सकते हैं कि कितने % डिसीज फैली है। लाइन ग्राफ में बताते हैं कि टाइम के अनुसार उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, और स्कैटरिंग में क्या सकते हैं कि वेरिएबल एज है तो इतना वेट होना चाहिए, नहीं कम है,
इस सब चीज़ों को बताते हैं। understand. इसको देख लेते हैं। These method make That data is usually usually easy to understand. देखते हैं आगे इसमें आगे ग्राफ। तो देखो यहाँ पर एक ग्राफ और ग्राफ का डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ केसेस लिखे हैं, नंबर ऑफ डिसीजन लिखी हैं, है ना। जैसे ग्रीन एक डिसीज है, आगे नीचे लिखा है इसके बारे में, और येलो दूसरी डिसीज है ना। 49 से लेकर के 110 लोगों में, अगर यही है डेटा पे नीचे लिखेंगे, 49 से 110 लोगों में इस तरह से पाया गया ये रोग इतना था, ये रोग इतना था। और 110 से 230 लोगों में देखा गया, जानते हो ना, ये ऐसा देखा। तो इस तरह से रोग की लिस्ट बनी, इसमें एक और रोग लग बना, देखो तीसरा रोग में है। तो इस तरह से कोई भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये डिसीज है, ये इंजरीज है, ये नंबर ऑफ केसेस हैं, सबको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा है इसके बारे में क्या क्या है, हम लोग उसको नीचे देखेंगे। तो इसी के ग्राफ और भी बने, नीचे तक कई सारे ग्राफ बने। यहाँ लिखा दिया इसके बारे में कि here is a clear description of the figure itself. The figure consists of 5 similar bar chart, is showing how many diseases or condition remain statistically. यानी stats में कितने हैं significant after increasing strict filtering steps. The chart are separated by diseases, condition और category. तो समझ में बताना, यहाँ बताया गया acute disease, क्रोनिक डिसीजेस, है ना, सिम्टम्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, इंजरीज हो गई, ये सब चीजें। अब इसमें बताइए एक्स एक्सिस में क्या था, एक्स एक्सिस में बताया गया नंबर ऑफ केसेस, है ना, ग्रुप इनटू बिन्स, यानी कि 48 से 110, 110 से 230, ये ग्रुप्स। द नोटेशन यूज हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल होता है 48 से जो 110 है, इसको इंटरवल कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हाफ ओपन इंटरवल। लास्ट वन इज प्रोबब्ली 4000 और अप टू, यानी इस तरह जाता है आमतौर पे 4000 चला जाता है, या ज़्यादा 10,000 तक चला जाएगा, इस तरह के केसेस। समझ पा रहे हैं ना। और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ डिसीजेज हैं, इसमें ग्रुप में लोग हैं, इसमें क्या है डिसीजेज हैं, अपनी कंडीशन दैट फॉल इनटू ईच सैंपल साइज, ये सैंपल में साइज लेंगे, सैंपल साइज ऊपर है। समझ पा रहे हैं ना। अब अगला क्या है, अगला इसमें है स्टैट्स बार। स्टैट्स के बारे में लिखा है कि कितने लोग पी से नीचे का मतलब होता है 0.05 मतलब होता है कि वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, करेक्शन नॉर्मल जा रहा है। अगर 0.05 से नीचे, 0.05 से नीचे, तो ये भी दिखाया गया है। आगे चलते हैं, ग्रीन का भी दिखाया गया है, पढ़ पाओगे ना? Yes. Main pattern across all 5 panels. इसमें भी यही है कि सैंपल साइज जो इंक्रीज हो रहा है, मूविंग राइट अलोंग द एक्स एक्सिस द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, डिसीजेस, ऑब्लिक कंडीशन ऑफ ड्रॉप सर्कलिंग, ग्राफ देखो जो लाइन ऑलमोस्ट ऑल ऑरेंज बार आर हाईएस्ट इन स्मॉल सैंपल साइज बीट्स, ये हर में क्या ज्यादा लोग किसके ऑरेंज वाले लेफ्ट साइड 48 लेफ्ट साइड, वेरी फ्यू एसोसिएटेड सर्वाइव इन द लार्ज सैंपल साइज ग्रुप, यानी कि जो येलो कलर वाले, येलो था ना, ये जो है ये सही है, ये बताया गया, और वो वाले जो है वो सही नहीं है। अब यहाँ बताया गया acute diseases and infection या infectious diseases relative many associations survive even in medium sized group, यानी कि हमें बीच का भी है acute diseases या infectious diseases, तो वो भी खतरनाक होता है। relative many associations survive even in medium size, green bar visible up to 1900 cases sometimes beyond, इसका आगे बताया कुछ समझ में तो बताना। अच्छा, क्रोनिक डिसीजेस बताया गया मॉडरेट नंबर सर्वाइव, मॉडरेट नंबर यानी बीच का नंबर सर्वाइव कर, बट ड्रॉप अर्लियर देन एक्यूट इन्फेक्शन, ये दोनों बीच में होना चाहिए। तो सिम्टम्स ऑफ अननोन ऑरिजिन ये भी दिया गया है, क्या क्या होता है, तो ये सब है आप पढ़ना। अभी हम ग्राफ का एक बार और, लेकिन तो चलना है आपका, तो ग्राफ हम नहीं देंगे टेस्ट में, हम आपको सिंपल क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना।
ग्राफ में फिर एक्सेल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ में बना के दिखाना पड़े, क्योंकि आपको स्टैट्स पढ़ना है तो स्टैट्स में ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी